परिचय। विशाल अपने टूल किट में खास तरह का औजार तलाश रहा है। अचानक टेबल से स्टील की 2 चाबियां गिर पड़ीं। चाबियां एक दूसरे पर गिरीं और उनकी सतह पर खरोंच लग गई। अरे विशाल, क्या हुआ? यह कैसी आवाज थी? कुछ नहीं पिताजी, कुछ चाबियां फर्श पर गिर गई थीं। अच्छा बेटा। पिताजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बिल्कुल बेटा। पिताजी, जब ये चाबियां एक दूसरे से टकराईं तो उनकी लेप की परत इनसे हट गई। ये कैसा लेप होता है पिताजी? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं। ये लेप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा चढ़ाया जाता है। ये चाबियां स्टील की बनी होती हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रम द्वारा इन पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से आभूषण, नट बोल्ट, शाफ्ट और पाइपों जैसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिन पर दूसरी धातुओं का लेप चढ़ाया जाता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वैद्युत रसायन की व्याख्या करना, वैद्युत रासायनिक सेल को समझना, लवण सेतु की विशेषताएं जानना, वैद्युत रासायनिक सेल का वर्णन करना, इलेक्ट्रोड विभव का वर्णन करना, सेल के ईएमएफ की गणना करना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की व्याख्या करना, नैनस्टर समीकरण की गणना करना, गिब्स ऊर्जा की गणना करना, विद्युत अपघटन को वर्गीकृत करना, वैद्युत प्रतिरोध और संवाहकता की गणना करना, सेल नियतांक की गणना करना, कोल-राउश नियम की व्याख्या करना। परिभाषा। रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है और एक से दूसरे स्वरूप में ऊर्जा का आंतरिक रूपांतरण होता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन पर बड़े स्तर पर रासायनिक रूपांतरण और औद्योगिक प्रक्रम आधारित है। उदाहरण: अभिक्रियाई धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का शुद्धिकरण और धातुओं की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वैद्युत रासायनिक सेल एक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वो वैद्युत रासायनिक सेल अथवा गैल्वेनी सेल अथवा वोल्टीय सेल कहलाती है। किसी वैद्युत रासायनिक सेल में प्रत्यक्ष तरीके से स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया होती है और स्वतः प्रवर्तित रासायनिक प्रक्रम के दौरान विद्युत ऊर्जा के रूप में मुक्त ऊर्जा में कमी लाती है। संरचना। जिंक की एक छड़ी को ZnSO4 के विलयन में और कॉपर की एक छड़ी को CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है और इसके लिए 2 अलग अलग बीकर लिए जाते हैं। जिंक और कॉपर की छड़ियां इलेक्ट्रोड की तरह काम करती हैं और उन्हें एक वोल्ट मीटर के माध्यम से संयोजक तार से जोड़ दिया जाता है। दोनों वैद्युत अपघटनी विलयन को लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। ये कांच की उल्टी यू आकार की नली होती है जो कुछ विद्युत अपघटन का गर्म सांद्र विलयन होता है। वैद्युत रासायनिक सेल की क्रिया। ऑक्सीकरण। विलयन में जिंक की छड़ी का भार कम हो जाता है और जिंक ठोस विलयन में चला जाता है। धातु जिंक के जलीय घोल में इस प्रकार विघटित नहीं होता है, अतः ये Zn की घात 2 धन आयन में रूपांतरित हो जाता है। जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण होता है। न्यूनीकरण। कॉपर ठोस की फिल्म कॉपर छड़ पर निक्षेपित हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विलयन में वर्तमान Cu2 धन आयन कॉपर ठोस में रूपांतरित हो जाता है। Cu2 धन
आयन का कॉपर ठोस में न्यूनीकरण होता है। जिस परिपाटी में विद्युत अपघटन पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो एनोड कहलाता है, और जब इलेक्ट्रोड पर न्यूनीकरण होता है तब वो कैथोड कहलाता है। इस वैद्युत रासायनिक सेल में जिंक छड़ एनोड और कॉपर छड़ कैथोड है। विद्युत रासायनिक सेल में अवलोकन। वोल्टमीटर 1.10 वोल्ट के पठन के साथ विचलन प्रदर्शित करता है, जो संकेत देता है कि दो इलेक्ट्रोडों और परमाणु रहित धारा के विभवांतर हैं और कॉपर से जिंक छड़ की दिशा में परिपथ पूरा करता है। कुछ समय बाद कॉपर की एक फिल्म कॉपर छड़ पर निक्षेपित हो जाती है। पता चलता है कि जिंक छड़ की वजन में कमी हो गई है। लवण सेतु की विशेषताएं। लवण सेतु परिपथ पूरा होने पर धारा का प्रवाह करता है। ये आयन के प्रवाह को अनुमति देता है, लेकिन विलयन के प्रवाह को अनुमति नहीं देता। लवण सेतु वैद्युत अपघट्य विलयन की वैद्युत तटस्थता पुनर्स्थापित करता है। लवण सेतु में विद्युत अपघटन का ऋणायन धनाग्र विलयन से गुजरता है और लवण सेतु में विद्युत अपघटन का धनायन ऋणाग्र विलयन से होकर विद्युत स्थिरता का अनुरक्षण करता है। इस प्रकार लवण सेतु आवेशों के संचयन से बचाता है और परिपथ में धारा के प्रवाह का अनुरक्षण करता है। विद्युत रसायन सेल का प्रतिनिधित्व। किसी गैल्वेनोमीटर सेल पर विद्युत रसायन सेल को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। लवण सेल को दो उदग्र रेखाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के बीच कला सीमा को एकल उदग्र रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। लवण सेतु के वाम हस्त दिशा पर एनोड लिखा जाता है। इसे उस धातु के संकेत के रूप में लिखा जाता है और उसके बाद आयन का संकेत लिखा जाता है जो साम्य अवस्था में होता है। लवण सेतु के दक्षिण हस्त दिशा पर कैथोड लिखा जाता है। इसे पहले आयन के संकेत के रूप में लिखा जाता है और उसके बाद धातु का संकेत लिखा जाता है जो साम्य अवस्था में होता है। इलेक्ट्रोड विभव। किसी विलयन में धातु और इसके आयन के बीच विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जब किसी धातु के पत्थर को इसके अपने आयन के विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो तीन प्रक्रम के होने की संभावनाएं रहती हैं। धातु आयन Mn धन धातुई पत्थर के साथ टकराता है और बिना परिवर्तन के लौट आता है। पत्ती की सतह पर धातु का परमाणु N इलेक्ट्रॉन गंवा सकता है और Mn धन आयन के रूप में विलयन में प्रवेश करता है। धातु आयन Mn धन धातु की पत्ती के साथ टकरा सकता है और N इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है और धातु परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। सेल का ईएमएफ। कोई गैल्वेनी सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है और इन सेलों में विभिन्न विभव के इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को विद्युत प्रवाहन बल के रूप में जाना जाता है। सेल के ईएमएफ की गणना करने के स्टेप निम्न हैं। एनोड और कैथोड के न्यूनीकरण विभव को प्राप्त करें। दोनों न्यूनीकरण विभवों का
संयोजन करें। सेल का ईएमएफ बराबर कैथोड का न्यूनीकरण विभव घटा एनोड का न्यूनीकरण विभव। ई सेल बराबर ई कैथोड घटा ई एनोड, अथवा ई सेल बराबर ई दायां घटा ई बायां। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक SHE। इस पर प्लेटिनम ब्लैक के साथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की परत चढ़ी रहती है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 1m सांद्रण के H धन आयन के घोल में डूबा रहता है। एक परमाणु के दबाव में शुद्ध हाइड्रोजन गैस से 298 केल्विन ताप पर बुलबुला कराया जाता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड निष्क्रिय रहता है। आधी अभिक्रिया इसकी सतह पर होती है और जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता रहता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड अथवा कैथोड की तरह काम करता है, जो दूसरे इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है जिससे वो जुड़ा होता है। यदि SHE एक एनोड की तरह काम करता है तो इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। एनोड अर्ध सेल को प्रदर्शित करता है। यदि SHE एक कैथोड की तरह काम करता है तो इस पर न्यूनीकरण की क्रिया होती है। कैथोड अर्ध सेल को प्रदर्शित करता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 की तरह लिया जाता है। वैद्युत रसायन श्रृंखला। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 रखकर इलेक्ट्रोड की बड़ी संख्या के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किया जाता है। जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों को बढ़ते अथवा घटते क्रम में सजाया जाता है तो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान एक श्रृंखला में प्राप्त करते हैं, जिसे वैद्युत रसायन श्रृंखला कहा जाता है। नैनसर्ट समीकरण। नैनसर्ट समीकरण विद्युत अपघटन सांद्रता और इसके इलेक्ट्रोड विभव के बीच के संबंध को दर्शाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को न्यूनीकरण अभिक्रिया के रूप में लिखा जा सकता है। इस अभिक्रिया के लिए नैनसर्ट समीकरण होगा E बराबर E0 घटा RT बटा NF गुणा Q का प्राकृतिक लॉग। यहाँ Q अभिक्रिया का प्रतिफल है। इसे m बटा m की घात n धन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन उपयुक्त समीकरण में Q का मान रखने से हम पाते हैं E बराबर E0 घटा 2.303 RT बटा NF गुणा m बटा m की घात n धन, जहां E बराबर दिए हुए विद्युत अपघटन की सांद्रता के अंतर्गत इलेक्ट्रोड विभव, E0 बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव, n बराबर अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T बराबर केल्विन स्केल पर तापमान, F बराबर 1 फैराडे, R बराबर गैस नियतांक। 298 केल्विन पर ऊपर के समीकरण में R, T और F का मान रखने पर हम पाते हैं E बराबर E0 घटा 0.0591 बटा n गुणा m बटा m की घात n धन। शुद्ध ठोस और तरल के लिए इकाई के रूप में मोलर सांद्रता को लिया गया है। अब ऊपर का समीकरण हो जाता है E बराबर E0 घटा 0.0591 बटा n गुणा लॉग 1 बटा m की घात n धन। नैनसर्ट समीकरण
और सेल का ईएमएफ। अमानक अवस्था में इलेक्ट्रोड से संरचित सेल का ईएमएफ होगा ई सेल बराबर ई शून्य सेल घटा 2.303 RT बटा NF गुणा लॉग Q। 298 केल्विन पर यह समीकरण हुआ। ई सेल बराबर ई शून्य सेल घटा 0.0591 बटा N गुणा लॉग Q। यहाँ ई शून्य सेल बराबर मानक सेल विभव, N बराबर सेल अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q बराबर सेल अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण से प्राप्त अभिक्रिया का अनुपात। मान लिया जाए कि सेल अभिक्रिया है AA जमा BB देता है CC जमा DD। अभिक्रिया अनुपात का मान दिया गया है Q बराबर C घातांक C गुणा D घातांक D विभाजित A घातांक A गुणा B घातांक B। सेल का ईएमएफ दिया हुआ है ई शून्य सेल घटा 0.0591 बटा N गुणा लॉग C घातांक C गुणा D घातांक D विभाजित A घातांक A गुणा B घातांक B। नेंसर्ड समीकरण और साम्य स्थिरांक। एनोड और कैथोड का विभवांतर जब तक रहता है वैद्युत रासायनिक सेल काम करता है। जब सेल काम करता है और इसकी अभिक्रिया होती रहती है, कैथोड पर विद्युत अपघटन की सांद्रता घटती है, कारण कि इलेक्ट्रोड पर आयनों का जमा हो जाना, और उसी दौरान एनोड पर विद्युत अपघटन की सांद्रता में वृद्धि होती है, कारण विलयन में धातु का अपघटन होना। परिणाम स्वरूप समय बीतने के साथ कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव घटता है और एनोड का बढ़ता है। मूलभूत रूप से एनोड पर विद्युत अपघटन और कैथोड पर विद्युत अपघटन की सांद्रता का कुछ अनुपात पर इलेक्ट्रोड के विभव का मान समान रहता है, इसलिए सेल का विभव शून्य हो जाता है। इस स्थिति में वैद्युत रासायनिक सेल काम करना बंद कर देता है और ये सेल की साम्यता की स्थिति होती है। सेल का मानक ईएमएफ जानने के लिए सेल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। वैद्युत रासायनिक सेल और गिब्स ऊर्जा। गैल्वेनी सेल द्वारा किया हुआ उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। यदि सेल का ईएमएफ E है और NF उससे होकर गुजरने वाला आवेश है और डेल्टा RG अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा है, तो दिया हुआ है डेल्टा RG बराबर घटा NF E सेल। यदि सभी अभिकर्मी वर्गों की सांद्रता समान है तो E सेल बराबर E शून्य सेल, डेल्टा RG बराबर घटा NF E शून्य सेल। E शून्य सेल के मान की गणना करने पर हमें डेल्टा RG शून्य अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक निम्न समीकरण से संबंधित है। डेल्टा RG शून्य बराबर घटा RT प्राकृतिक लॉग K। चालक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत प्रवाह होता है वे चालक कहलाते हैं। चालकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, धातुई चालक और इलेक्ट्रोड। धातुई चालक वे धातु जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत प्रवाह को जाने देते हैं। धातुई क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धातु के माध्यम से संवहन होता है, उदाहरण कॉपर और सिल्वर। इलेक्ट्रोड
जिन पदार्थों के जलीय विलयन से होकर विद्युत प्रवाह होता है और उसी दौरान रासायनिक अपघटन होता है। ये संवहन उनके जलीय विलयन में विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित आयन की गति के कारण होता है। उदाहरण अम्ल और क्षार। विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण। आयनीकरण के प्रसार के कारण विद्युत अपघटनों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य ये अपने जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित होते हैं। उदाहरण के लिए HCl, NaOH और KCl। दुर्बल विद्युत अपघट्य वे जलीय विलयन में आयनित होते हैं और इनके आयनन के निम्न अंश होते हैं। बिना अलग किए हुए अणुओं के साथ इनके जलीय विलयन साम्य अवस्था में आयन से युक्त होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन का अंश यानी डिग्री तनुता के साथ बढ़ता है और अनंत तनुता पर संगठित होता है। उदाहरण के लिए NH4OH और CH3COOH। विद्युत अपघटनी संवहन को प्रभावित करने वाले चालक। विद्युत अपघट्य विलयन की वैद्युत चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अंतर आयनन आकर्षण। ये विलयन में विद्युत अपघट्य के आयनों के बीच आकर्षक अंतःक्रिया है। अंतर आयनन आकर्षण अधिक होने पर विचरण की स्वतंत्रता कम होती है और वैद्युत चालकता कम होती है। आयनों का विलायक योजनन यानी सॉल्वेशन। ये विद्युत अपघट्य अणुओं विलायक के आयनों के बीच आकर्षक अंतःक्रिया है। विलय विलायक अंतःक्रिया अधिक होने पर विलायक योजनन में अधिक विस्तार होता है और विलयन की वैद्युत चालकता कम होती है। विलायक की श्यानता। ये कारक विलायक अणुओं के बीच आकर्षक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। विलय विलायक अंतःक्रिया अधिक होने पर श्यानता अधिक होगी और वैद्युत चालकता कम होगी। तापमान। विद्युत अपघट्य विलयन का तापमान बढ़ने पर आयनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वैद्युत अपघटनी विलयनों का वैद्युत चालकत्व बढ़ जाता है। वैद्युत प्रतिरोध। प्रत्येक चालक पदार्थ में विद्युत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम। इस नियम के अनुसार किसी संपूर्ण चालक का विभवांतर इससे होकर गुजरने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है। V बराबर IR अथवा V बटा I बराबर R। चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के विभवांतर का अनुपात अचर रहता है और ये चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसकी इकाई ओम है। प्रतिरोधकता। 1 सेंटीमीटर लंबाई के चालक के साथ 1 वर्ग सेंटीमीटर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। R बराबर रो L विभाजित A, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के रूप में जाना जाता है। वैद्युत चालकत्व। किसी चालक से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा का सहज माप चालकत्व है। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। इसे G द्वारा दर्शाया जाता है। G बराबर 1/R। चालकत्व की इकाई mho है।
चालकता ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमणोपाधि होती है। इसे चालक के 1 घन सेंटीमीटर के चालकत्व के रूप में समझा जा सकता है। इसे कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। K बराबर L/RA। चालकता की इकाई mho सेंटीमीटर व्युत्क्रम है। वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता। किसी विलयन का चालकत्व मोलर चालकता है, जिसमें 1 ग्राम अणु अथवा वैद्युत अपघट्य का 1 मोल इस प्रकार होता है कि पूरे विलयन को 1 सेंटीमीटर के फासले पर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है। इसे लैम्डा m द्वारा निर्देशित किया जाता है। किसी विलयन के 20 सेंटीमीटर घन के लिए 1 मोल वैद्युत अपघट्य विलयन को 1 सेंटीमीटर फासले पर 2 बड़े इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है। इस तरह चालकता और मोलर चालकता के बीच के संबंध को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। लैम्डा m बराबर कप्पा और आयतन का गुणनफल। मोलर चालकता के उदाहरण। व्यास 1 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर के किसी स्तंभ का वैद्युत प्रतिरोध 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन में 5.5 गुणा 10 पर घातांक 3 ओम है, तो प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करें। अब हम हल करते हैं। यहां दिए हुए मान हैं R बराबर 5.5 गुणा 10 घातांक 3 ओम, C बराबर 0.05 मोल प्रति लीटर, R बराबर 0.5 सेंटीमीटर, L बराबर 50 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर पाई R वर्ग। मान रखने पर हम पाते हैं क्षेत्र बराबर 0.785 वर्ग सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि R बराबर रो L/A। मान रखने पर हम पाते हैं प्रतिरोधकता बराबर 87.135 ओम सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि चालकता प्रतिरोधत्व का व्युत्क्रमणोपाधि होता है। मान रखने पर हम पाते हैं चालकता बराबर 0.01148 सीमेंस सेंटीमीटर व्युत्क्रम। हम जानते हैं कि मोलर चालकता बराबर कप्पा गुणा 1000 विभाजित C। मान रखने पर हम पाते हैं मोलर चालकता बराबर 229.6 सीमेन वर्ग सेंटीमीटर मोल व्युत्क्रम। वैद्युत चालकता के मापन। वैद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज पद्धति से मापा जाता है। वैद्युत अपघट्य विलयन युक्त चालकता सेल के एक सिरे को व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ा जाता है। इसमें 1500 से 3000 चक्रीय आवृत्ति परास की प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यहां दिष्ट धारा का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण वैद्युत अपघटन है और ध्रुवण प्रभाव के कारण इलेक्ट्रोड के नजदीक वैद्युत अपघनी विलयन में परिवर्तन है। प्रतिरोध R1, R3 और R4 को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक रिक्त बिंदु प्राप्त होता है। रिक्त बिंदु को संसूचक P द्वारा निर्देशित किया जाता है। रिक्त बिंदु पर R1/R2 बराबर R3/R4। R2 वैद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध है। R2 बराबर R1 गुणा R4 विभाजित R3। वैद्युत अपघटनी विलयन के प्रतिरोध R1, R3
R4 के मान प्राप्त कर हम R2 की गणना करते हैं। R2 का व्युत्क्रमणुपाती विलयन का चालकत्व देता है। सेल नियतांक। सेल नियतांक बराबर होता है चालकता बटा चालकत्व के। इसे जी एस्टेरिस्क द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी व्याख्या इकाई सेंटीमीटर व्युत्क्रम के रूप में की जाती है। जिस मानक विलयन की चालकता ज्ञात होती है, चालकत्व के माप द्वारा उसके सेल नियतांक का मान प्राप्त करना आसान हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए केसीएल के मानक सेल का उपयोग होता है। विभिन्न सांद्रता और तापमानों में जिसकी चालकता ज्ञात होती है। सेल नियतांक बराबर 0.0128886 बटा x। एक बार सेल नियतांक ज्ञात हो जाने पर वैद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व अथवा प्रतिरोध से चालकता की गणना की जा सकती है। सांद्रण के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। सांद्रण के साथ चालकता में परिवर्तन। वैद्युत अपघट्ट के 1 सेंटीमीटर घन के चालकत्व को चालकता की तरह समझा जा सकता है। तनुता में वृद्धि के साथ 1 सेंटीमीटर घन में आयनों की संख्या में विलयन कम होता है। वैद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता भी तनुता बढ़ने के साथ घटती है। सांद्रण के साथ मोलरता में परिवर्तन। समान सांद्रण के लिए कठोर वैद्युत अपघट्ट लैम्डा m के मान दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की तुलना में अधिक होता है। तनुता के साथ वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता बढ़ती है। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की तुलना में कठोर वैद्युत अपघट्ट के लिए लैम्डा m की सापेक्ष वृद्धि का मान अपेक्षाकृत कम होता है। सांद्रण के साथ मोलर चालकता की ग्राफीय प्रस्तुति। केसीएल कठोर वैद्युत अपघट्ट और CH3COOH दुर्बल वैद्युत अपघट्ट हैं। एक ग्राफीय प्रस्तुतिकरण सांद्रण के साथ मोलर चालकता के परिवर्तन को दर्शाता है। कठोर वैद्युत अपघट्ट में जब सांद्रण 0 होता है, मोलर चालकता एक निश्चित मान प्राप्त करता है, जो सीमित मोलर चालकता के रूप में जाना जाता है। इस मान को लैम्डा 0m से दर्शाया जाता है। एसिडिक अम्ल की तरह निर्बल वैद्युत अपघट्ट के मामले में सीमित मान प्राप्त हो, इसके लिए कोई संकेत नहीं मिलता है, क्योंकि जब सांद्रण 0 हो जाता है तो ग्राफ लगभग y अक्ष के समानांतर हो जाता है। कोलराउश का नियम। कोलराउश के नियम के अनुसार किसी असीम तनुता में जब वैद्युत अपघट्ट पूरी तरह अलग हो जाता है तो वैद्युत अपघट्ट के लिए प्रत्येक आयन निश्चित योगदान देता है, विपरीत प्रकृति के अन्य आयन के साथ जुड़ा होता है। असीम तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को इसके अलग आयनों के योगदानों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमें लगता है लैम्डा नॉट धनात्मक और लैम्डा नॉट ऋणात्मक धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है। असीमित तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता दी हुई है। V धनात्मक लैम्डा नॉट धनात्मक, V ऋणात्मक लैम्डा नॉट ऋणात्मक। जहां V धनात्मक और V ऋणात्मक।
प्रत्येक इकाई सूत्र द्वारा धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयनों की संख्या प्रदर्शित करते हैं। कोल-राउश नियम के अनुप्रयोग। कोल-राउश नियम के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्न हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकताओं की गणना। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के सीमांत पृथक्करण की गणना। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के पृथक्करण नियतांक की गणना। अल्प घुलनशील लवण की घुलनशीलता तय करना। जल के आयनन उत्पाद की गणना। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है और एक से दूसरे स्वरूप में ऊर्जा का आंतरिक रूपांतरण होता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। एक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो वैद्युत रासायनिक सेल अथवा गैल्वेनी सेल अथवा वोल्टीय सेल कहलाती है। इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड और जिस पर न्यूनीकरण की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। लवण सेतु परिपथ को पूरा करने के लिए धारा के प्रवाह को गुजरने की अनुमति देता है। ये आयन को प्रवाह की अनुमति देता है, लेकिन विलयन के प्रवाह को अनुमति नहीं देता है। किसी विलयन में धातु और इसके आयनों के बीच वैद्युत विभवांतर को स्थापित करने को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसी विलयन का चालकत्व मोलर चालकता है, जिसमें 1 ग्राम अणु अथवा वैद्युत अपघट्य का 1 मोल इस प्रकार होता है कि पूरे विलयन को 1 सेंटीमीटर के फासले पर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है। कोल-राउश के नियम के अनुसार किसी असीम तन्यता में जब वैद्युत अपघट्य पूरी तरह अलग हो जाता है तो वैद्युत अपघट्य के लिए प्रत्येक आयन निश्चित योगदान देता है, विपरीत प्रकृति के अन्य आयन के साथ जुड़ा होता है। परिचय। माँ, तुम क्या कर रही हो? रिया, मैं फॉयल की मदद से खाना पैक कर रही हूँ। माँ, मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। ये किस प्रकार का फॉयल है? ये एक एल्यूमिनियम फॉयल है जिसका इस्तेमाल पैकिंग में होता है। ठीक है माँ, लेकिन एल्यूमिनियम पतली फॉयल में कैसे बदल जाता है? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एल्यूमिनियम भूपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसका निष्कर्षण प्रकृति में पाए जाने वाले बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। इसके बाद धातु को वांछित आकृतियों में ढाला जाता है। ठीक है माँ, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं इस विषय में कुछ और जानना चाहती हूँ। बच्चों, आज हम तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांतों एवं प्रक्रमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। मूल पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित करना, धातुओं की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करना, अयस्क संघनन का वर्णन करना, संघनित अयस्क से कच्ची धातु के निष्कर्षण का विश्लेषण करना, धातु कर्म के ऊष्मागतिकी सिद्धांतों को समझना, लोहे, तांबे एवं जिंक के निष्कर्षण का विश्लेषण करना, धातु कर्म के वैद्युत रसायन सिद्धांतों को समझना, सज्जीकरण का वर्णन करना, एल्यूमिनियम, तांबे, जिंक एवं लोहे के अनुप्रयोग को समझना। परिभाषा। अयस्क वो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सुविधापूर्वक एवं
मितव्ययिता से किया जाता है अयस्क कहलाता है। अब अयस्क गैंग। खनिजों में मौजूद मिट्टी एवं अवांछित पदार्थों को अब अयस्क यानी गैंग कहते हैं। धातु कर्म। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं पृथक्करण की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं पृथक्करण की प्रक्रिया के निम्न 3 मुख्य चरण होते हैं। अयस्क का सांद्रण, सांद्रित अयस्क से धातु का पृथक्करण एवं धातु का शुद्धिकरण। धातुओं की उपलब्धता। भूपर्पटीक पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूपर्पटीक पर दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। धातुओं में एल्यूमीनियम भूपर्पटीक पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये भूपर्पटीक पर तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। ये अभ्रक तथा मृत्तिका सहित अनेक आग्नेय खनिजों का प्रमुख घटक है। बहुत से रत्न प्रस्तर Al2O3 के अशुद्ध रूप हैं तथा ये अशुद्धियां क्रोमियम से तांबे तक होती हैं। धातुओं में लोहा भूपर्पटीक पर दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। ये भूपर्पटीक पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में इसका स्थान चौथा है। ये तत्व एवं यौगिक दोनों ही रूपों में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है जो ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों से अवांछित पदार्थों के पृथक्करण की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अयस्क सांद्रण की कुछ महत्वपूर्ण विधियां इस प्रकार हैं। द्रव्य धावन। ये विधि अयस्क तथा अपअयस्क कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में चूर्णित अयस्क को जल की तेज दाब वाली धारा से धोया जाता है, जिससे अपअयस्क के हल्के कण धुल जाते हैं और भारी अयस्क बचे रह जाते हैं। निक्षालन। इस विधि में अयस्क का एक उपयुक्त अभिकारक से शोधन कराया जाता है और जिसमें अयस्क तो घुल जाते हैं किंतु अविलय होने के कारण अपअयस्क बचे रह जाते हैं। बॉक्साइट के निक्षालन से एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में बॉक्साइट अयस्क का कास्टिक सोडे से शोधन किया जाता है। Al2O3 सांद्रित विलय में घुल जाता है और अपअयस्क बचे रह जाते हैं। विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर एल्यूमिनेट को उदासीन कर लिया जाता है एवं जल योजित Al2O3 अवक्षेपित हो जाता है। जल योजित एल्यूमिना AlOH3 को छानकर सुखाकर तथा 1470 केल्विन तापमान तक गर्म करके पुनः शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लिया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण विधि अयस्क के 2 घटकों में चुंबकीय गुणों की भिन्नता पर आधारित होती है। चूर्णित अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है जो चुंबकीय रोलर पर लगा होता है। अचुंबकीय कण पट्टे पर से दूर छिटक जाते हैं, जबकि चुंबकीय कण चुंबकीय क्षेत्र से आकृष्ट होकर एक अलग अंबार बनाते हैं। इस विधि का उपयोग कैसिटरटाइट, मैग्नेटाइट, क्रोमाइट एवं पाइरोलुसाइट से अयस्क कणों को अलग करने में किया जाता है। झाग प्लवन विधि। इस विधि का उपयोग मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है। इस प्रक्रिया में निहित नियम ये है कि सल्फाइड अयस्क कण चीड़ के तेल से
तथा मैल के कण पानी से भिगोए जाते हैं। इस विधि में चूर्णित अयस्क का पानी मिलाकर घोल बना लिया जाता है। फिर इसमें चीड़ का तेल, वसा अम्ल एवं जैंथेट जैसे संग्राही तत्व मिला दिए जाते हैं। झाग को स्थिर करने वाले क्रिसॉल, एनिलीन जैसे घटक उसे स्थिर कर देते हैं। अयस्क कण तेल से तथा मैल के कण पानी से भीग जाते हैं। एक घूमता पैडल मिश्रण को हिलाता है तथा इसमें स्थित वायु को खींच लेता है। परिणाम स्वरूप झाग बनता है जिसमें अयस्क के कण एकत्रित हो जाते हैं। झाग हल्का होता है जिसे मथकर निकाल लिया जाता है। फिर इसे अयस्क के कण प्राप्त करने के लिए सुखाया जाता है। सांद्रित अयस्क से कच्ची धातु का निष्कर्षण। सांद्रित अयस्कों को अपचयन के लिए उपयुक्त प्रारूपों में परिवर्तित करना आवश्यक है। ऑक्साइड का अपचयन आसानी से हो जाता है। इस तरह सांद्रित अयस्क से धातुओं का पृथक्करण दो मुख्य चरणों में होता है: ऑक्साइड में परिवर्तन तथा ऑक्साइड का धातु में अपचयन। ऑक्साइड में परिवर्तन। सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क की तुलना में ऑक्साइड आसानी से अपचयित होते हैं। ऐसा दो विधियों से किया जाता है: निष्पापन एवं भर्जन। निष्पापन, इस प्रक्रिया में वाष्पशील पदार्थों के निष्कासन के लिए अयस्क को गर्म किया जाता है। परिणाम स्वरूप धातु ऑक्साइड शेष रह जाता है। भर्जन, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक से नीचे के तापमान पर गर्म किया जाता है। सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड को धातु में बदलने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में धातु की अभिक्रियाशीलता के आधार पर एक उपयुक्त अपचायक की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमीनियम एवं मैग्नीशियम। कच्ची धातुओं के निष्कर्षण के उदाहरण। आइए कच्ची धातुओं के निष्कर्षण का एक उदाहरण लें। निम्न में से प्रत्येक में धातुओं के निष्कर्षण सिद्धांत का वर्णन करें। SnO2 से Sn, ZnO से Zn, Cr2O3 से Cr। आइए उत्तर देखें। 1. SnO2 से Sn का निष्कर्षण कार्बन को अपचायक के रूप में प्रयोग कर किया जाता है। Sn एक कम क्रियाशील धातु है। 2. ZnO से Zn का निष्कर्षण कार्बन मोनोऑक्साइड को 1600 केल्विन तापमान पर अपचायक के रूप में प्रयोग कर किया जाता है। 3. Cr2O3 से Cr का निष्कर्षण एल्यूमिनोथिमिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। धातु कर्म के ऊष्मागतिकीय सिद्धांत। धातु कर्मीय परिवर्तनों के सिद्धांत को समझने में गिब्स ऊर्जा हमारी सहायता करती है। किसी प्रक्रम के लिए किसी विशिष्ट तापक्रम पर गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी का वर्णन निम्न समीकरण की सहायता से किया जाता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच घटा टी डेल्टा एस, जहां डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन है तथा डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन है। जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा तभी अभिक्रिया आगे बढ़ेगी। यदि किसी निकाय में दो अभिक्रियाओं के अभिकारकों तथा उत्पादों को एक साथ रखा जाए और दोनों संभव अभिक्रियाओं का परिणामी डेल्टा जी ऋणात्मक हो तो समग्र अभिक्रिया संपन्न होगी। एलिंघम आरेख। तापमान के साथ मुक्त ऊर्जा में परिवर्तनों का आरेख
एलिंगम आरेख कहलाता है। यह आरेख धातुओं के अयस्कों से उनके निष्कर्षण को समझने एवं पूर्वानुमान लगाने में सहायक होते हैं। एलिंगम आरेख में रेखा की ऊंचाई ऑक्साइड की अस्थिरता को दर्शाती है। रेखा जितनी अधिक ऊंची होगी, डेल्टा जी का मान उतना ही धनात्मक होगा और ऑक्साइड का बनना उतना ही कम संभव होगा। जिन धातुओं के लिए ऑक्साइड बनाने वाली मुक्त ऊर्जा अधिक ऋणात्मक होती है, वे उन धातुओं का अपचयन आसानी से कर सकती हैं जिनके लिए ऑक्साइड बनाने वाली मुक्त ऊर्जा अपेक्षाकृत कम ऋणात्मक होती है। आयरन का निष्कर्षण, लौह निष्कर्षण। धातुओं में भूपर्पटीक पर दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु लोहा है। लोहे के मुख्य अयस्क हैं हेमेटाइट या लाल लौह अयस्क, लिमोनाइट या भूरा लौह अयस्क, मैग्नेटाइट एवं सिट्राइट। लोहे को अधिकतर उसके ऑक्साइड अयस्कों से ही निष्कर्षित किया जाता है। इन अयस्कों में 20 से 55% तक लोहा होता है। अयस्क का सांद्रण। मिट्टी, रेत इत्यादि के मैल कण चूर्णन क्रिया से दूर किए जाते हैं। निस्तापन एवं भर्जन। चूर्णित अयस्क को कोयले के साथ मिलाकर भट्टी में खूब गर्म किया जाता है। इससे नमी दूर हो जाती है। कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है। सल्फर एवं आर्सेनिक मैल कण वाष्पशील ऑक्साइड बनकर दूर हो जाते हैं तथा अयस्क छिद्रिल हो जाता है, जिससे अभिक्रियाएं आसान हो जाती हैं। प्राक्कलन। निस्तापित एवं भर्जित अयस्क को चूने के पत्थर एवं कोक के साथ 8:1:4 की मात्रा में मिलाकर वात्या भट्टी में डाला जाता है। वात्या भट्टी में अभिक्रियाएं। वात्या भट्टी रिफ्रैक्टरी ईंटों से बनी एक लंबी चिमनी नुमा संरचना होती है। भट्टी में गर्म हवा पेंदे से प्रवाहित की जाती है। जैसे जैसे चार्ज नीचे आता है, ये उच्च तापमान क्षेत्र से गुजरता है। वात्या भट्टी के अलग अलग हिस्सों में तापमान की भिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। दहन क्षेत्र। ये भट्टी का सबसे निचला हिस्सा है। यहाँ गर्म वायु के झोंके से कोक जल उठता है। इस क्षेत्र का तापमान 1500 डिग्री से 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर जाकर रक्तिम गर्म कोक से मिलती है। अपचयन का ऊपरी क्षेत्र। ये भट्टी का सबसे ऊपर का हिस्सा है। इस क्षेत्र का तापमान 250 डिग्री से 700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के ऑक्साइड को स्पॉन्जी आयरन में अपचयित कर देती है। अपचयन का निम्न क्षेत्र। भट्टी के मध्य भाग में 1000 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतिम अपचयन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्राप्त कार्बन लोहे के साथ अभिक्रिया करता है तथा मैल के कण भी गलित लोहे में घुल जाते हैं। फ्यूजन यानी विलयन क्षेत्र। जहाँ का तापमान 1200 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चूने का पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ये एक प्रगलक के रूप में कार्य करता है तथा SiO2 एवं Al2O3 जैसी अशुद्धियों को धातुमल बनाकर अलग कर देता है। गलित लोहा वात्या भट्टी की तली में इकट्ठा हो जाता है। धातुमल हल्का होने के कारण गलित लोहे के ऊपर तैरता है। धातुमल को धातुमल छिद्र में से प्रवाहित कर अलग कर दिया जाता है। तांबे का निष्कर्षण। तांबा प्राकृतिक एवं
युक्त दोनों ही रूपों में पाया जाता है। ये मुख्यतः सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट रूपों में पाया जाता है। तांबे के निष्कर्षण के मुख्य चरण: सांद्रण, भर्जन, प्रकलन। सांद्रण: सल्फाइड अयस्क को बारीक चूर्ण में बदलकर झाग प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। भर्जन: सांद्रित अयस्क को वायु की प्रचुर मात्रा में परावर्तनी भट्टी में भर्जित किया जाता है। प्राकलन: भर्जित अयस्क को थोड़े से कोक एवं रेत के साथ मिलाकर वायु की प्रचुर मात्रा में वाटर जैकेटेड वात्य भट्टी में गर्म किया जाता है। बचा हुआ अधिकतर आयरन सल्फाइड भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये सिलिका से अभिक्रिया करके आयरन सिलिकेट के रूप में धातुमल बनाता है। धातुमल हल्का होने के कारण गलित परत, जिसमें मुख्यतः Cu2S एवं थोड़ी मात्रा में FeS, जिसे मेट कहते हैं, के ऊपर तैरता है। बिसेमराइजेशन: गलित मेटे को चूने के बेसिक आरेख वाले बेसेमर कन्वर्टर में डाला जाता है। रेत एवं हवा को इस मिश्रण में झोंका जाता है। FeO FeSiO3 के रूप में अलग हो जाता है। जब आयरन को पूर्ण रूप से अलग कर दिया जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड से अभिक्रिया कर कॉपर प्रदान करता है। धात्विक कॉपर तब पिघलकर कन्वर्टर की तली की ओर बह निकलता है। इसे स्टील के ढांचों में डाला जाता है। इसके ठंडा होते ही इसमें खुली हुई सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण ठोस धातु में फफोले से पड़ जाते हैं। इसलिए इसे फफोलेदार तांबा कहते हैं। इसमें लगभग 98% तांबा होता है। फफोलेदार तांबे का वैद्युत अपघटन से शोधन किया जाता है। जिंक का निष्कर्षण: चूंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक ऑक्साइड का अपचयन Cu2O के ताप से अधिक तापमान पर कोक द्वारा किया जाता है। तापन के लिए ऑक्साइड की कोक तथा मृदा के साथ छोटी छोटी ईंटें बनाई जाती हैं। उत्पन्न हुई कार्बन मोनोऑक्साइड भी जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन कर सकती हैं। अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर कहते हैं। धातु को आस्वित कर तथा तीव्र शीतलन द्वारा शोधित किया जाता है। धातु कर्म के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत: गलित धातु लवण के अपचयन के लिए वैद्युत अपघटन किया जाता है। ये विधि वैद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी व्याख्या निम्न समीकरण के आधार पर की जा सकती है। डेल्टा G0 बराबर -NE0F, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E0 निकाय के रेडॉक्स युग्म का इलेक्ट्रोड विभव है। अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए E0 का मान अधिक ऋणात्मक होता है, इसलिए G0 धनात्मक हो जाता है तथा अपचयन कठिन हो जाता है। यदि रेडॉक्स युग्म के E0 का मान धनात्मक हो तो G0 ऋणात्मक हो जाएगा और कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से अधिक क्रियाशील धातु से प्राप्त किया जा सकेगा। एल्यूमीनियम का निष्कर्षण: एल्यूमीनियम का निष्कर्षण Al2O3 2H2O बॉक्साइट से किया जाता है। बॉक्साइट का सांद्रण निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है। शुद्ध Al2O3 में Na3 Al F6 या CaF2 मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है और इसमें चालकता आ जाती है। वैद्युत अपघटन की इस प्रक्रिया को हॉल हेरॉल्ट पराक्रम कहते हैं। फ्यूज्ड मिश्रण को ग्रेफाइट छड़ों के बने एनोड तथा कार्बन परत के बने कैथोड से वैद्युत अपघटित किया जाता है। ग्रेफाइट एनोड धात्विक ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने में सहायता करता है।
ऑक्सीकरण अपचयन। अधातुएं अपने खनिजों से वैद्युत रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त की जाती हैं। उदाहरण के लिए लवण जल के वैद्युत अपघटन से एनोड पर Cl2 प्राप्त होती है। क्लोरीन ऋण जल में उपस्थित आयन के ऑक्सीडेशन के लिए गिब्स ऊर्जा की मानक अभिक्रिया। उच्च धनात्मक मान वैद्युत अपघटन की आवश्यकता बताता है। क्लोरीन ऋण आयन के ऑक्सीडेशन के लिए 2.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होगी तथा n का मान 2 है। परंतु जलीय विलयन में एक और अभिक्रिया भी होती है। इस अभिक्रिया को 1.2 वोल्ट के विभवांतर से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अभिक्रिया की ऊंची दर के लिए एक अधिक विभवांतर की आवश्यकता होती है। शोधन। निष्कर्षण से प्राप्त धातुओं में सामान्य रूप से कुछ मैल कण मिले होते हैं। उच्च शुद्धता की धातु प्राप्त करने के लिए अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ये विधियां धातु एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों के गुणों में अंतर पर निर्भर करती हैं। आसवन। ये विधि कम क्वथनांक वाली धातुओं के शोधन में प्रयुक्त होती है। अशुद्ध धातु को वाष्पीकृत करके शुद्ध धातु को आश्रुत के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। उदाहरण जिंक एवं पारा। द्राव गलन परिष्करण। इस विधि में कम गलनांक वाली धातु को पिघलाकर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है। इस प्रकार अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। उदाहरण के लिए टिन। वैद्युत अपघटनी शोधन। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड बनाते हैं। उसी धातु के विलय लवण को वैद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु धात्विक आयन बनाती है जो कैथोड पर जाकर शुद्ध धातु के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। उदाहरण तांबा, जिंक एवं एल्यूमीनियम। मंडल परिष्करण। ये विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। अशुद्ध धातु की छड़ के एक किनारे पर लगे वृत्ताकार गतिशील तापक की सहायता से इसे गर्म किया जाता है। मैल कण संलग्न गलित मंडल में दूसरे किनारे पर चले जाते हैं तथा शुद्ध धातु क्रिस्टलित हो जाती है। इस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तथा तापक को एक ही दिशा में बार बार चलाया जाता है। उदाहरण इसका प्रयोग अर्धचालकों को शुद्ध करने में किया जाता है। वर्णलेखिकी विधियां। ये विधि शोधन के इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिशोधक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण अलग अलग होता है। स्तंभ वर्णलेखिकी में Al2O3 का अधिशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृथक किए जाने वाले मिश्रण को उपयुक्त विलायक में लेकर स्तंभ पर लगाया जाता है। कम घुलनशील घटक पहले अधिशोषित होते हैं तथा अधिक विलय घटक बाद में अधिशोषित होते हैं। ये विधि उन तत्वों के लिए उपयुक्त है जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं तथा जिसमें तत्व और अशुद्धियों के रासायनिक गुणों में अधिक भिन्नता नहीं पाई जाती। एल्यूमीनियम के अनुप्रयोग। एल्यूमीनियम चूर्ण का प्रयोग लोहे एवं अन्य सतहों को ढकने के लिए सिल्वर पेंट्स में किया जाता है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल एवं वायुयान में प्रयुक्त होने वाली मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग सिगरेट एवं कन्फेक्शनरी के आवरण पत्रा के लिए पतली पन्नी बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत ट्रांसमिशन केबल बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग बर्तन, ट्रे, फ्रेम एवं अन्य सजावट के सामान बनाने में किया जाता है।
हल्की सुचालक एवं जंग प्रतिरोधी होने के कारण इसका प्रयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम, डुरालुमिन एवं एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। तांबे के अनुप्रयोग। इसका प्रयोग कॉपर प्लेटिंग एवं इलेक्ट्रोटाइपिंग में किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत यंत्र, विद्युत केबल एवं तार बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग वैक्यूम पंप, बर्तन एवं कैलोरीमीटर बनाने में किया जाता है। इसके बहुत से यौगिकों का प्रयोग कीटनाशक, पीड़कनाशक एवं पिगमेंट्स बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत सी मिश्र धातुएं बनाने में किया जाता है। उदाहरण के लिए पीतल, जर्मन सिल्वर एवं गन मेटल इत्यादि। जिंक के अनुप्रयोग। इसका प्रयोग शुष्क सेलों में कैथोड कंटेनर के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग अपचायक एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग आयरन एवं स्टील के गैल्वेनाइजेशन में किया जाता है। इसका प्रयोग सोने एवं चांदी के साइनाइड प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षण में किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत सी मिश्र धातुएं बनाने में किया जाता है। उदाहरण के लिए पीतल, जर्मन सिल्वर इत्यादि। आयरन के अनुप्रयोग। आयरन उत्प्रेरकों का प्रयोग हैबर-बोश प्रक्रिया में अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। फिशर-ट्रॉप्श प्रक्रिया में इनका प्रयोग कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन में बदलने में किया जाता है, जिनको ईंधन एवं स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। आयरन धातु कठोर होने के साथ साथ बहुत सस्ती होती है। अधिकतर वाहन, मशीन के पुर्जे, बड़े जहाजों के हल्स, बिल्डिंग एवं मशीन के हिस्से लोहे से बने होते हैं। आयरन को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर स्टील बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग बिल्डिंग के हिस्से, भोजन पकाने के बर्तन, कटलरी एवं सर्जिकल यंत्रों को बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग वायुयान एवं वाहन बनाने में किया जाता है। क्या आप जानते हैं, कमरे के तापमान पर पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कांसा, तांबे एवं टिन से मिलकर बनी एक मिश्र धातु है। इसमें तांबे की मात्रा सर्वाधिक 80 से 85% तक होती है। विश्व में 6ठे स्थान पर पाया जाने वाला तत्व लोहा है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सरलता एवं आर्थिक सुगमता से होता है, अयस्क कहलाता है। अयस्कों से अवांछित पदार्थों के पृथक्करण की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। झाग प्लवन विधि का प्रयोग मुख्यतया सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में होता है। तापमान के साथ मुक्त ऊर्जा में परिवर्तनों का आरेख एलिंघम आरेख कहलाता है। गलित धातु लवण के अपचयन के लिए वैद्युत अपघटन किया जाता है। ये विधि वैद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित है। उच्च शुद्धता की धातु प्राप्त करने के लिए अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ये विधियां धातु एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों के गुणों में अंतर पर निर्भर करती हैं। इन विधियों को शोधन कहते हैं। मंडल परिष्करण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है।
वर्णलेखिकी विधि शोधन के इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिशोषक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण अलग अलग होता है।